नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और 5 बजे की दमदार डिबेट ललकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड चुनाव में दिन प्रतिदिन सियासत में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बयानों के चलते सियासी शोरगुल होता है तो कभी प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं चलती हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार के विधानसभा चुनाव बाकी चुनाव से अलग और बेहद ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। आपको बता दें, इन चुनाव में बीजेपी की तरफ से बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बीजेपी पर मुद्दा न होने का ठीकरा फोड़ रही है। तो चलिए, चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही। देखना यह दिलचस्प है कि चुनाव के परिणाम किसके हक में होगा। झारखंड में राजनीतिक परिस्थितियां प्रत्येक दिन बदल रही हैं। कभी इंडिया गठबंधन तो कभी एनडीए के प्रत्याशी मजबूत नजर आते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दे हावी होते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में विलय हो जाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करते हैं, तो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। इस तरह से उछल कूद की राजनीति झारखंड में खूब देखी जा रही है। वर्तमान समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब सीता सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता ने इसे आड़े हाथों लिया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। चुनाव आयोग ने जब इसका संज्ञान लिया तो इरफान अंसारी ने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी सीता सोरेन के लिए नहीं किया है। बावजूद इसके यदि उनकी कुछ बातों से वो आहत हुई हैं, इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, उन्हें माफ़ कर दें। हालांकि इस बयानबाजी के बीच अब लोग भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लोगों की माने तो राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर तीखा टिप्पणी के बजाय अगर आम मुद्दों पर बात होगी तो लोगों के हित में होगी। क्योंकि जनता चाहती है कि यहाँ के जितने प्रत्याशी हैं वो मुद्दे पर बात करें, वो विकास पर बात करें, वो शिक्षा पर बात करें, वो स्वास्थ्य पर बात करें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करने से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। अभी समय बाकी है, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण परिस्थितियाँ बदल रही हैं। ऊँट किस करवट बैठे यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक और सत्ता पक्ष अपना पीठ थपथपा रही है। जितना योजना उन्होंने लाया है धरातल पर उसे गिनाने में थकते नहीं है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कमियां गिना रही है, उनकी कमियां जनता को बता रही है। तो हमारे सहयोगी की छोटी सी ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि इस वक्त झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं और अपने अपने मेहमानों से भी बातचीत करते हैं, पॉलिटिकल लीडर से उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव में क्या सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के चलते या फिर इस तरह की चीज़ों से ही इस राजनीति को समेटा जाएगा या फिर आम मुद्दे भी होने चाहिए। ये तमाम मुद्दे आज भी हम उठा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज हम झारखंड में तमाम जो बड़े मुद्दे इस वक्त सुर्खियों में हैं उन पर भी बातचीत करेंगे और क्या समीकरण बनेंगे, किस तरह से क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर सत्ता बरकरार रहेगी। ये तमाम मुद्दे आज के इस विषय पर होंगे। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय कृष्ण जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। और नवीन यादव जी हैं, ब्यूरो चीफ हैं झारखंड से, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुक्रिया समय देने के लिए। दिनेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ये बयानबाजी का दौर आजकल खूब देखा जाता है, खास तौर पर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव हो। एक बयान को उसको बार बार रिपीट करना, बयान के ऊपर राजनीति करना, सियासत करना, यानी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी नजर आती है, मुद्दे कम दिखाई देते हैं। शायद ही हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले भी इस पर काफ़ी बातचीत की थी, हरियाणा के चुनाव से पहले भी इस पर कई बार बातचीत की थी। क्या लगता है, वाकई में एक जो सियासी स्तर है या जो एक लेवल है राजनीति का, वो थोड़ा सा गिर गया है या चल रहा है जो चल रहा है? दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी
जी प्रणाम शिकल जी, दोबारा का रिपीट करते हैं, बीच में आवाज बिल्कुल मेरा सवाल एक दिनेश आवाज जी की ये आवाज। था कि जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हुई, उसके बाद विधानसभा चुनाव में हुई, जम्मू कश्मीर चुनाव में या फिर हरियाणा चुनाव में, अब झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव हैं, झारखंड में इस वक्त बयानबाजियों का दौर चल रहा है। तो क्या बयानबाजी ही अब जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनके पास एक मुख्य हथियार है, बल्कि मुद्दों के बजाय जो मुद्दे आम लोगों के हैं, उन किन किन क्षेत्रों में कौन से मुद्दे उठाने हैं या पूरे प्रदेश के अंदर कौन से बड़े मुद्दे हैं, उनको छोड़कर बस एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करनी है? जी शिखर जी, आप सभी को प्रणाम। देखिए, कहने की बात होती है कि जैसे कि मुद्दे होते हैं, उनकी बातें तो अलग होती होती है, लेकिन साथ में देखिए ऐसे कि कोई भी जो पार्टी है, किसी को तस्तरी में सजा के, प्लेट में सजा के कोई चीज नहीं देती है ऐसे। तो हमेशा देखिए, जैसे अगर रहे कि जैसे कि अगर कोई किसी प्रकार के बयान अगर रहे कि किसी चुनाव के समय अगर दिए जाए और उनसे अगर ये कि माइलेज मिलती नजर आए, तो हमेशा कोई भी पार्टी होगी वो उसको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। तो जैसे सीता सोरेन की जैसे बातचीत आपने की, तो उसमें बातचीत करें या अन्य कोई बयान कोई आए, तो उसमें देखिए उसका फर्क पड़ता है। और मुद्दा कौन सा बनता है, तो वो देखिए डिपेंड पब्लिक पे करता है कि उनके हितों की रक्षा करने वाला मुद्दा है या कोई उनके हितों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए सभी राजनेताओं को कि उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर कहीं भी जैसे बोले तो थोड़ा सोच समझ के और नाप तोल करके उनको बोलना चाहिए। जैसे पुरानी कहावत भी होती है कि भाई जैसे बोलना है तो उससे पहले तोल के बोलो। तो उसी तरह की चीजें हैं कि जैसे जो भी जैसे बोलता है उससे पहले कम से कम एटलीस्ट ये सोचना समझना चाहिए कि कौन सा आपका बयान जो है वो कहाँ पर आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, कहाँ आपकी आपकी अहमियत है उसको नीचा करेगा, कहाँ पर कोई चीज को नुकसान पहुंचाने का काम के अलावा वोट काटने का काम करेगा। जैसे अगर मान के चले किसी जगह पे कोई आदिवासी अगर बेल्ट है, वहां पर आदिवासियों के हितों की बातचीत करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई जैसे जो उनके जनहित में या उनके हित से अलग कोई चीज अगर है, तो 100% अगर मान के चले कुछ सीट पर जैसे कि कुछ जैसे अंतर कुछ हजारों का 1000-2000 का रहता है या 5000 का रहता है, और वहां पर अगर 6000 वोट अगर या 4000 वोट अगर कट गए, तो आप मान के चलते हैं कि वो सीट अगर सीधी चली गई, तो एक बयान ने सारा का सारा जो है कायाकल्प कर इधर से उधर करके रख दिया से। तो उसी तरह की चीजें जैसे कि अब जैसे दूसरा जैसे रोहिंग्या का जैसे मुद्दा था, उसको लेकर के जो बयान चले, तो उसके बाद में वाद विवाद भी चले कहीं ना जैसे किसी ने कुछ बोला और दूसरे ने जैसे उसको लपक के कुछ अपने फायदे की तरफ बोला, लेकिन उससे पोलराइजेशन होने की बातचीत हुई या उसके साथ में कहीं ना कहीं दूसरी जो आबादी है उसको कहीं ना कहीं उसमें से अगर जैसे लगा कि ठीक है भाई ये हमारी हितों की रक्षा नहीं होगी, इससे बल्कि हमें नुकसान होगा, और ये फलाना आदमी अगर ये इस बारे में अगर उनका रोहिंग्या का सपोर्ट कर रहा है या उस पक्ष में अगर बातचीत कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाकर के हमारे हितों की अनदेखी होगी या कुछ इस तरह की बात होगी, तो उसको लेके कहीं ना कहीं उसके वोट काटने का काम होगा। तो इसी तरीके से देखिए कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जैसे पार्टी हो, उनको थोड़ा सा चुनाव के समय कौन सी जैसे बात बोलनी है, उनको सोच समझ के ये बोलना चाहिए कि जैसे उनके वोट भी ना कटें, समाज में किसी तरह का द्वेष भावना का काम जो है वो भी ना फैले, और किसी तरह के जो चुनाव है उसमें किस तरह के जो जो मतलब कि जो किस तरह के जो लेवल प्लेइंग जो फील्ड होता है, वो किस तरह के मर्यादा का लांघने के अलावा चीजें ऐसी होती हैं कि जो किसी तरीके से कि मतलब किसी तरह की मर्यादा जो है उसको नीचे करने का कार्य ना करें, और इज्जत बेइज्जती उसको समझ के चलें कि हाँ किस तरीके से हम लोग जो चलेंगे, तो किस तरह की चीजें हम लोग है कि आगे आने वाले समाज के बीच में स्थापित करेंगे, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी क्या देखेंगी, और आगे जो अभी जो फिलहाल जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें किस तरह की चीजें हम स्थापित कर पाएंगे, किस तरह के आचरण को हम देखेंगे। क्योंकि जैसे एक तरह से नेता अगर है, तो उसको देखिए लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो शीतल जी देखते हैं और उसी के आचरण को फॉलो करते हैं। कोई जैसे अगर उग्र स्वभाव का है, तो उसका कौन से किसके दिमाग में क्या बैठ जाए, किस तरह की बात बैठ जाए। तो उसी तरीके से चीजें वही होती है कि हमेशा जो चीज है वो देश हित को, प्रदेश हित को, समाज हित को और व्यक्ति विशेष की बातचीत करें या अपने हित की बात करें, लेकिन हमेशा सोच समझ के बोलना, मर्यादा में रह के बोलना और तरीके से बोलना जिससे सभी का हित हो, सभी समावेशी चीजें हो, वो बोलना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। जी ठीक है, ओके। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, क्या वाकई में ये जायज चीजें हैं? क्योंकि राजनेता, एक नेता जो लीड करता है समाज को, राज्य को, प्रदेश को या पूरे देश को, क्या इस तरह की भाषा शैली एक सकारात्मक संदेश देता है आम लोगों तक, या फिर इसका नकारात्मक संदेश जाता है? ठीक है, राजनीति है तो राजनीति करिए, लेकिन क्या ऐसे बयानों के जरिए राजनीति करना जरूरी है, खासतौर पर वो जिन्हें हम प्रतिनिधि कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं? देखिए, ये तो परंपरा है, ये शुरू से चली आ रही है। जब जब चुनाव का माहौल बनता है तब तक लोग ये देखते हैं कि उनको किस चीज से बेनिफिट मिलेगा। वो मुद्दा ना पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं कि कहाँ से कुछ मुद्दा उछले, मैं पकड़ूं, मैं मीडिया में आऊं, न्यूज बने, लोग जाने। ये सारी चीजें इसीलिए होती है। विकास का मुद्दा या और भी जनता की जो डिमांड है उन सारी बातों का मुद्दा, ये सारी चीजें अपनी जगह है। इनके बारे में भी बातें होती हैं, लेकिन इनके बारे में बातें होती है 30-40%, बाकी 50-60% बातें फिर मुद्दा ढूंढने में लोग लग जाते हैं। अब मुद्दा क्या होता है? मुद्दा तो छोटा ही होता है, उसने मुझे ये बोल दिया तो मैं ये हूँ, उसने मुझे ऐसे कर दिया तो मैं ये हूँ, वो ऐसा कैसे बोल रहा है, वो इसका दुश्मन है।
अगर उसने रोहिंग्या के बारे में बात कर दिया तो मुसलमान उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसने इसके बारे में बोल दिया तो आदिवासी उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये सारी बातें जो है वो एक माहौल क्रिएट करने के लिए लोग मुद्दा बनाते रहते हैं और मुद्दा ढूंढते रहते हैं। अभी चुनाव में एक सरकार का मुख्य काम क्या है? जनता का विकास करना, अपने राज्य का विकास करना, अपने देश का विकास करना। अगर आपको याद होगा तो लोकसभा चुनाव के पहले 1 या 2 चरण तक बीजेपी जो है वो अपने विकास की नारी थी, अपने काम की नारी थी। लेकिन आखिरी चरण तक आते आते आपने भी देखा होगा, हम सबने देखा कि कैसे बातों की मुद्दे बनने लग गए। कोई कुछ कहने लग गया, कोई कुछ कहने लग गया, विकास कार्य गिनाना सब पीछे चला गया। सिर्फ उसने ये कहा तो ये हो जाएगा, उसने ये कहा तो वो हो जाएगा, इन्हीं बातों पे वो लगे रहे। चुनाव आते आते आखिरी चरण आते आते सिर्फ एक दूसरे पे छीछा लेकर करने का ही समय इन्होंने निकाला। बिल्कुल, ये तो राजनीति का नियम है। हर चुनाव से पहले लोग मुद्दे बनाते हैं, मुद्दे भुनाते हैं, कोशिश करते हैं मुद्दे बनाने की, न्यूज में बने रहने की, संजय जी, राजनीति के नियम तो हैं, चुनाव होता नहीं है। राजनीति के नियम तो हैं, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनके अनुरूप या उनके अंदर रहकर ही बयानबाजी भी होनी चाहिए। उसके अंदर रह के ही होता है, ये चीजें उसके अंदर रह के ही होती हैं। आजकल तो यही हो गया है ना, उसने ऐसा कह दिया चुनाव आयोग की शिकायत करो। लोगों के मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ नहीं कि चुनाव आयोग में शिकायत करो। लोग तो मुद्दे ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे सामने वाले को डिफेम करें। मतलब और देखिए ये टेस्ट मैच की तरह है, लोग भी सोसाइटी टेस्ट मैच की तरह एक्सेप्ट कर रही हैं। यहाँ पे जी फिर से कहिए। लोग और सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, ये राजनीति का हिस्सा है, इससे समाज में कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को इस बात से इतना फर्क पड़ता नहीं। अगर पड़ता होता तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते। ओके ओके ओके। आप ये मान के चलिए कि लोगों को इस समय बैठ के लोगों को मजा आ रहा है, वो ये चीजें देखते हैं, वो एंजॉय करते हैं, फिर वो बैठ चाय के टपरी में बैठ के वो भी इन पे चर्चा करते हैं। अरे तुम्हारे वाले ने ऐसा कहा तो मेरे वाले ने ऐसा कहा। ये तो चुनाव के टाइम पे तो ये लोगों का टाइम पास है सब, ये तो होता ही होता है। आप किसी भी चाय की टपरी में, मोहल्ले में, कहीं भी जहाँ 4 लोग बैठे वहां देखिए तो वो तो देखते हैं तुम्हारे उस नेता ने ऐसा कहा, वो डिस्कशन का उनका मुद्दा होता है। बिल्कुल, बहुत चलता रहेगा ये जब इलेक्शन चलेगा। बहुत मजेदार बात कही है आपने। लेकिन इस बार अगर बात करें तो कुछ राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो भाषा का स्तर है वो काफी गिरा है, चुनाव में इतना बदलाव देखने को मिला है और बयानबाजी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस पर जवाब लूंगा आपसे बाद में, लेकिन पहले जरा जी कृष्ण जी आपके पास आऊंगा। नवीन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, पहले तो मैं झारखंड की आबो हवा जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप वहां पर हैं, आप राजनीति को नज़दीक से देख रहे हैं, चुनाव से पहले आप ग्राउंड पर हैं, ज़मीन पर हैं, आप जा रहे हैं, आप बयानों के साथ साथ बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं सर? चौक चौराहों पर जो चर्चाएं चल रही हैं, गलियों में, मोहल्लों में, दुकानों पर, चाय की टपरियों पर क्या चर्चाएं हो रही हैं? वहाँ के लोगों को भी मसाला चाहिए जी। तो आजकल जो माहौल बना हुआ है वो राजनीतिक मसाले की कोई कमी नहीं नजर आती। अलग अलग पार्टियों के माध्यम से अलग अलग तरह के बयान आपको कई बार देखे जा चुके हैं और इन सब बयानों को लेकर हमने कई बार चर्चा भी की। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या ये जरूरी है। तो कुछ हद तक जो हमने ग्राउंड पर उतर कर बात की लोगों से, तो लोगों का ये कहना है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे जनता को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर जरूरी ये है कि जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में बात उससे होनी चाहिए। और कई बार तो एक बार कुछ लोगों ने हमसे इस तरीके से भी बातें की कि आप अमेरिका के डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां से थोड़ा सा सिस्टम को कीजिए कि वहां जब चुनाव होता है तो मुद्दों पर बैठ कर डिबेट की जाए बाकायदा, और उस तरीके से। नवीन, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैं थोड़ा रोकूंगा आपको, उसके बाद आपके पास लौटूंगा मैं। फिलहाल हमारे जो 2 मेहमान हैं, दिनेश जी और संजय जी, उनको जरा स्क्रीन पे लाइएगा। नवीन जी की आवाज कट रही है। नवीन जी आपको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगा। उससे पहले संजय जी, मैं आपसे 10 से 15 सेकंड में जवाब लूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि राजनीति जो है वो मुख्य मुद्दों पे तो होती ही है, पर कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं इलेक्शन के टाइम पे जो ये एंटरटेनमेंट का साधन देते हैं लोगों को। अभी झारखंड में जो स्थिति है वो एक एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है। जेएमएम गवर्नमेंट से लोग जो है, या कहिए
यूपीए की गवर्नमेंट से, अब तो खैर इंडी गठबंधन हो गया है, उससे लोग जो है बहुत हद तक जो उनके कार्यशैली रही है उससे बहुत सारे तबका जो है नाराज भी है। तो इस बार झारखंड में चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। हेमंत सोरेन के लिए रिपीट करना थोड़ा आसान नहीं होने वाला है, बट हकीकत तो आपको देखिए चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हकीकत चुनाव के बाद ही पता लगेगी। दिनेश जी, जिस तरह से संजय जी ने कहा कि ये एक एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है, मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन है अभी लोगों के लिए, और लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, लोग इसका खूब लुत्फ उठा रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, जी आपके वाले ने ऐसे किया, हमारे वाले ने ऐसे कहा, ये तमाम चीजें होती हैं और हम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन क्या वाकई में बयानबाजी का कोई प्रभाव जमीन पर नहीं पड़ता? किसी भी बयानबाजी का, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो? नहीं शीतल जी, फर्क देखिए हर चीज का पड़ता है। ऐसे जैसे एंटरटेनमें वाले जैसे बयान होते हैं, या जैसे कि इस तरीके से कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए बयान होते हैं, तो उनका ही फर्क पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए एक धीर गंभीर किस्म का जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है, एक बिल्कुल जैसे कि मतलब कि जैसे कि उस तरीके से धीर गंभीर किस्म के अगर कैंडिडेट अगर हैं, तो उनका देखिए अलग असर पड़ेगा। लेकिन देखिए मान के जैसे कुछ अगर प्रबुद्धजन किस्म के जो लोग हैं, तो मान के चलें या एल्डर जो सिटीजन है, वो चाहेंगे कि उस तरीके जो बिल्कुल सीरियस बयान देने वाला हो, जिसकी बातचीत में वजन हो, दम हो। क्योंकि जैसे कि दोनों जैसे कि अगर कंपैरिजन करते हैं, जैसे मनोरंजन करने के लिए चाय की टपरी बैठ करके या कहीं होटल में बैठ करके चाय चुस्कियां लेते हैं, वो बातचीत हुई कि ठीक, वो एक अलग बात हुई। लेकिन उसके अलावा जब वोट डालने जब जाता है, उस टाइम आदमी देखता है कि हाँ ठीक है, ये तो कहीं पे कुछ भी बोलता रहता है, तो इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बोलता ही रहता है, इससे पहले पिछली बार भी इसने सब कुछ बोला था। तो उसको धीरे धीरे करते करते लोग सीरियसली लेना बंद करते हैं। वहीं जैसे एक मतलब कि कोई सीरियस अगर कैंडिडेट है जिसने अगर बोला आकर के अपने मतलब सीरियस तरीके से अपनी बातें बोली, जैसे कि मान के चले कंपैरिजन कुछ करें, तो मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, जैसे कि अभी जैसे कंट्रोवर्शियल 2-4 बयान चले कुछ लोग के, उसके अलग मान के चले जैसे कि अगर किसी तरीके से वहां पर जाकर के राजनाथ सिंह जी कुछ बोल के आते हैं, तो उन बयानों को सारा एक तरह से वो मतलब एक तरह से एक्लिप्स कर देंगे, सारा एक तरह उनपे ग्रहण लगने का काम हो जाएगा कि ठीक है ये जो बोला गया, तो इसका मतलब ये चीजें जो है ये आगे ये पार्टी ये काम करने वाली है। और उसी के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी का अगर व्यक्ति उठा करके कुछ अगर नॉन सीरियस बयान देता है, तो उसका देखिए अलग असर पड़ेगा। अब जैसे कि इसी अगर चुनाव की अगर बातचीत करें शीतल जी, तो इसमें भी जैसे कि विरोधाभासी बयान मतलब कि किसी न किसी तरह की चीजें होती रही, लेकिन अगेन में जैसे एक मनोरंजन के अलावा साथ साथ उसके जैसे कि जो चीज जब डिस्कशन की आएंगी, तो उस टाइम पे लोग जैसे कि जैसे अलग अलग तरह से सोचने की जैसे कि दिशा हो गई। एक क्या होगा कि पार्टी की विचारधारा, पार्टी का कैडर होगा, वो अपने तरीके से सोचेगा, वो जो सपोर्ट करेगा अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा, उसके अलावा नहीं जाएगा। दूसरा जैसे कि फ्लोटिंग वोटर जो होते हैं, जैसे कि 10-20% जो वोटर वो अपने तरीके देखते हैं, कुछ ना कुछ देख करके अगर दूसरे के मुद्दे को ज्यादा अगर नजर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि कोई ना कोई जैसे अगर लाइट मोड में बातचीत कही गई, तो उसकी बात पहुंचाने में एक तरह से सहायक की तरह से कैरियर की तरह काम करते हैं, कि उसको सुनते हैं, तो सुनने के साथ साथ चार चीजें और भी सुनते हैं, तो उससे देखिए कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को लाभ मिलता है और फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, नवीन जी आप सुन पा रहे हैं? जी नवीन जी, किस तरह से चर्चाएं हो रही हैं झारखंड में? आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, और क्या माहौल है, किस तरह से वहां पर राजनीति चल रही है, और बयानों के साथ साथ क्या मुद्दे भी रखे जा रहे हैं, और वो बड़े मुद्दे क्या हैं? बीजेपी की तरफ से ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेश की घुसपैठ हो रही है, और इसमें आदिवासी जो हैं वो उन पर इसका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, उनमें कमी देखने को मिल रही है। ये इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। तो शायद उतनी गहराई से उसको समझने में मुश्किल। झारखंड एक विशेष प्रदेश है। झारखंड जब अलग हुआ तब उसके आंकड़े, जब उस समय आदिवासियों के आंकड़े थे प्रदेश में, आज के समय में 6% का आंकड़ा कम हुआ है। बीजेपी इसी बात का लगातार मुद्दा बना रही है कि झारखंड जिस समय 2000 में अलग हुआ है, उस समय से आज के समय में 6% आदिवासियों की संख्या में कमी आना और तकरीबन 8% की एक विशेष संप्रदाय जिसे मुस्लिम समुदाय के लिए अंकित करते हैं बीजेपी वाले, वो ये कह रहे हैं खुलकर कि बीजेपी के मुस्लिम समुदाय के जो आंकड़े हैं वो 6% से ज्यादा बढ़े हैं, 8% के आसपास तक, और आदिवासी समाज के आंकड़े 5 से 6% घट गए हैं। लेकिन देखने वाली बात शीतल ये है कि जब से झारखंड अलग हुआ है अब तक 13 वर्षों तक शासन, 24 सालों के शासन में 13 वर्षों का शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। ठीक है। और तकरीबन 10.5 से 11 साल का शासन अन्य पार्टियों का रहा है, जिसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य चीजें हैं। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अभी क्यों उठा रही है?
क्योंकि 2019 के आंकड़े अगर हम देखेंगे तो उस समय तो ये मुद्दा था, लेकिन उस समय क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय ये मुद्दा नहीं उठा। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस और जेएमएम और राजद की गठबंधन की सरकार है, इसलिए बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि बांग्लादेश से घुसपैठ इस राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार इस मुद्दे पर अपने बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अगर किसी राज्य में बाहरी देश से घुसपैठ हो रही है तो ये केंद्र सरकार का मसला है। केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि दूसरे देश से लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं, ये राज्य सरकार के सीमा क्षेत्र के अंतर तो आता नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी जो दूसरा पहलू है कि राज्य में जो मुस्लिम संथाल की बात करते हैं तो संथाल में जो 6 जिलों हैं, 6 जिलों में मुस्लिम संप्रदाय की जो वृद्धि हुई है जनगणना में, जो उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उस जनसंख्या को 8% की वृद्धि मानकर जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो एक तरीके से तर्कसंगत तो है, लेकिन क्या वो जायज इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की सरकार है, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया? इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कारण क्या है? इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों हाईकोर्ट तक पहुंच गए। हाईकोर्ट ने भी ये बयान दिया अपने वक्तव्य में कि ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर इस बात का दोष लगाया जा सके कि ये जो आदिवासी समाज के जनसंख्या के आंकड़ों में कमी आ रही है, इसमें लगातार बीजेपी भी ये कह रही है, बीजेपी के बड़े नेता जो बड़े चेहरे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मुसलमानों की वृद्धि हुई है, खासतौर पर बांग्लादेशी घुसपैठी, बांग्लादेशी मुसलमान। आज ही किसी बड़े नेता का ये चुनावी मुद्दा है शीतल, इसे चुनावी मुद्दा मानकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव के बाद आप देखेंगे ये मुद्दा गौण होता नजर आएगा धीरे धीरे। ठीक है, चाहे सरकार किसी की भी रहे, धीरे धीरे करके ये मुद्दा गौण होता नजर आएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले 5 सालों में झारखंड सरकार ने ऐसे कौन से काम किए जिसको लेकर जनता के बीच जब हम जा रहे हैं तो चर्चा हो रही है। देखिए 2019 से लेकर 2024 तक का समय, अभी कुछ महीने पहले हम लोग देश में लोकसभा चुनाव से होकर गुजरे हैं, ठीक उसी तरह का माहौल अब देखने को मिल रहा है। कारण क्या है इसके पीछे कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके तुरंत बाद जब पैंडेमिक आया तो इस लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के सभी नेताओं ने इस बात का लगातार जिक्र किया कि हम पिछले 5 साल के समय में 2 साल का ऐसा समय हमारा बीता जब पैंडेमिक से हमारा देश और दुनिया जीत रही थी, हम कोई विशेष काम डेवलपमेंट का कर नहीं पाए, उसके बाद भी हमने ये डेवलपमेंट का काम किया। उसी बात को झारखंड सरकार पर भी लागू होना चाहिए कि हेमंत सोरेन की सरकार के सामने, क्योंकि 2019 में सरकार भी चुनी गई थी, पैंडेमिक किसने भी देखा और पैंडेमिक देखने के बाद 3 साल का समय इस सरकार को भी मिला। 3 सालों के कार्यकाल में झारखंड सरकार ने जो काम किए हैं वो काम लेकर झारखंड सरकार के लोग और मंत्री और नेता और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन खुद जा रहे हैं ग्राउंड पे, और हमें जैसी ग्राउंड से अपडेट मिल रही है कि काम को लेकर लोग दुखी नहीं है, लेकिन जो इस तरह का नैरेटिव फैलाया जाता है हिंदू मुसलमान को लेके, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेके, इरफान अंसारी के बयान को लेके, इस तरीके के बयान को लेकर नैरेटिव फैलाया जाता है, उसका असर जरूर ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके कृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से नवीन जी ने कहा कि एक नैरेटिव चल रहा है, बांग्लादेश की घुसपैठ, हिंदू मुसलमान, वहीं पर बाबर की एंट्री, बांग्लादेशी मुसलमान, ये तमाम चीज़ें हैं, क्या इन बयानों का या जो ये मुद्दे या जो ये नैरेटिव चल रहे हैं इसका सीधा सीधा असर इन चुनाव पे पड़ते हुए नजर आ सकता है? देखिए, इसका बहुत फर्क चुनाव पे नहीं पड़ेगा। इसके पीछे कारण ये है कि जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है देश की, और जब से बीजेपी का कद बढ़ने लगा है, तब से बीजेपी पे लगातार इल्जाम लगता आ रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम उनका मुख्य मुद्दा रहता है। तो इसी कड़ी में जोड़ के इस चीज को भी आप लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, प्रशासन सही तरीके से नहीं चलाने का मुद्दा भी उठाया है। देश में और राज्य में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी थी जो नहीं हुई, उसका मुद्दा भी उठाया है। ये सिर्फ उसका एक पार्ट है कि बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ा है, बहुत सारी चीजों का एक पार्ट है। पर क्या होता है ना कि जब बीजेपी की बात आती है तो ढूंढा जाता है कि मुस्लिम एंगल कहाँ पे, उस चीज को हाईलाइट करके अपोजिशन सिर्फ उसके बारे में बात करता है। तो ये उसी का पार्ट है। अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं है कि 2 साल का बीच में पेंडेमिक का गैप रहा या जो भी रहा,
आप अगर सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो मैं खुद झारखंड से हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि क्या दिक्कतें हो रही है वहां पे और क्या नहीं हो रही है। सरकारी तंत्र बेलगाम है, बिल्कुल बुरी तरीके से, कोई कंट्रोल नहीं है। लोग अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में लगातार धक्के खाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, कहीं कोई बात करने वाला नहीं है। ये दिक्कतें हो रही है लोगों को। इसका एक फर्क आपको देखने को मिलेगा इस चुनाव में। बहुत सारी योजनाएं थी जो उन्होंने बंद करी और दूसरी योजनाएं चालू करी, तो जो योजनाएं बंद करी हैं उसका बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा उसका भी एक बैकफुट पे जाने का बहुत बड़ा रीजन बनेगा। ठीक है, बाकी आप देखिए, ये जो मुस्लिम एंगल है ये मैटर तो करता ही है, इनके लिए मैटर तो करता ही। ठीक है दिनेश जी, आप सहमत है संजय जी से? और ये जो तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से या विपक्ष, जो बीजेपी वहां पर विपक्ष में है, वो लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, दुष्कर्म के मामले यानी कानून व्यवस्था के मामले हों, बेरोजगारी का मामला हो, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, ये तमाम चीज़ें बीजेपी उठा रही है। अभी अभी हरियाणा में भी बीजेपी को जीत मिली है और जम्मू के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, आऊँगा आपके पास नवीन, बीजेपी का जम्मू कश्मीर के अंदर भी जनाधार बढ़ा है। सबसे ज़्यादा वोट शेयर बीजेपी को प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति का एंगल जिसमें मिलावट बीजेपी की तरफ से होती है, क्या लोग इसे समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल एक पोलराइजेशन हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है? झारखंड के से दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है? जी शीतल, देखिए संजय जी की बात का मैं सम्मान करता हूँ। देखिए उनके अपने मतलब अपने तरह के जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, अपने तरह के देखिए उनका अपना विश्लेषण है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कि चीजें हैं तो देखिए सीरियसनेस की तरफ तो है ये, क्योंकि जैसे एआईएम जो है उसकी एंट्री अगर होती है 7 सीटों पर और वहां पर उन 7 सीटों पे शीतल जी सीधे तरीके से 22 से लेके 38% जो है वोट शेयर है मुस्लिम्स का, और उसमें एक तरह से 4 से 6%, कुछ सीटों पे 8% तो जो वृद्धि है वो पिछले कुछ सालों में हुई है सर। तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए चीजें अपने एक योजनाबद्ध तरीके से की गई, कुछ गई। और दूसरा देखिए इन्फिल्ट्रेशन की बात को लेकर के, जैसे कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ जैसे बंगाल की गवर्नमेंट बोले या जेएम की गवर्नमेंट बोले या जैसे विपक्ष जैसे प्रतिपक्ष जो है उनके सरकारों ने बोला कि ठीक है कहीं ना कहीं ये केंद्र का अधिकार क्षेत्र है और हम लोग उसमें जिम्मेदार क्यों है, जिम्मेदार केंद्र है उसके लिए। तो उसका देखिए सीधा से जवाब है कि कुछ जगह जैसे अगर केंद्र सरकार जो है वो अगर आंखें बंद कर ले तो उससे बहुत सारी चीजों जो है काले का सफेद और सफेद का काला बन जाता है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जैसे बंगाल की बॉर्डर की बात करें, जरूरी नहीं है कि अगर झारखंड में अगर आना तो झारखंड के बॉर्डर से ही कहीं से है, वो जैसे देख करके देश में एंट्री कहीं से कर ले और जहां पर उनको अपने अनुकूल, जैसे रोहिंग्या जो है, तो उन्होंने एक तरह से एक जगह से जहां से कोई पोरस बॉर्डर्स है, जहां से लगे कि सहूलियत लगी, रात के अंधेरे में आकर के, जैसे कि मौसम का मतलब कुछ देख करके मौसम खराब है उस टाइम पे या किस तरीके से कुछ जैसे देखा कहीं ना कहीं फेंसिंग जैसे डिस्टर्ब है, कुछ भी देख करके या नदी नाले में से होकर कहीं से होकर के आ गए और इकट्ठे आकर के बाद में जहां पर उनको लगी सहूलियत, जैसे उनको लगा कि झारखंड की जो सरकार है वो एक तरह से ज्यादा मतलब कि उस तरीके से ध्यान नहीं देती और आंख बंद करके बैठी हुई है। तो अगर आबादी अगर बढ़ी है तो देखिए मुस्लिम आबादी अगर वहां पर जा रही है मतलब कि नॉर्मल सामान्य तरीके से बढ़ी हो क्या अलग चीज है, हमारे देश के मुस्लिम बढ़े हैं तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर वहां से रोहिंग्या आकर के बस गए अगर लाखों की तादाद में और उनकी अगर आबादी बढ़ गई है तो उसमें देखिए चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वो जी 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 बोलिए। बिल्कुल ये चिंताजनक विषय भी है, एक अलग सिचुएशन बनती है, इस पर सोचना भी चाहिए। देखिए सोचना दोनों तरफ पड़े, क्योंकि देखिए हमारे आगे जैसे अगर मुस्लिम अगर हैं तो वो देखिए कहीं ना कहीं देश को साथ में लेकर के और देश हित को साथ में, प्रदेश हित को साथ में लेके चलेंगे। लेकिन बाहर से जो है तो देखिए उनको तो सिर्फ अपना स्वहित जो है उसी को साधने का काम करना है। और कहीं ना कहीं देखिए किसी जैसे हालांकि अभी जैसे देखा भी क्या कुछ पिछले सालों में, तो जिस तरीके से शीतल जी जैसे कोई वारदात अगर गंभीर वारदातें हुई तो उसमें जैसे कि जो बाहर से बांग्लादेश से आई है और मतलब बाहर से इस तरीके से जो है तो उन लोगों की लिप्तता जैसे पाई गई, तो वो एक तरह से गंभीर विषय है और एक तरह से देश की सुरक्षा में एक बहुत भारी एक तरह से दिक्कत परेशानी खड़ी करने वाला काम है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए कोई भी जैसे सिर्फ वोट शेयर को लेकर के या सिर्फ कुछ सीटों को जीतने को लेकर के कुछ इस तरह की बातें अगर हो तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक ठाक है अपने तरीके से। और जहां पर जैसे हो सके, चाहे जीएम की सरकार हो चाहे बंगाल की सरकार कहीं की हो, उनको देख करके जैसे ये समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, उसे निपटना जरूरी है और निपटने के लिए सबको साथ में आके काम करना पड़ेगा जहां तक ठीक है। और इसी में अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। जी ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन पहले मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा और उसके बाद अगर आप भी पूछना चाहते हैं कुछ नवीन जी हमारे मेहमानों से, गेस्ट से, तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पसंदीदा डिबेट शो ललकार देख रहे हैं और ललकार में आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। दिनेश जी, संजय जी और नवीन यादव हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। नवीन, मैं आपका रुख करूंगा। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेएमएम है, यानी एनडीए और इंडिया, जिसमें प्रमुख ये दो पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी ने अपने दो बड़े चेहरे इस वक्त झारखंड में रखे हैं, जो बड़े चेहरे हैं। एक तो सीएम असम से और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं। दो बड़े चेहरे हैं जो वहां पर इस वक्त पूरी तरीके से कंधों पर जिम्मेदारी संभाल कर चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी का ये पूरा टारगेट है कि झारखंड को जीतना है। अभी अभी हरियाणा को भी जीता है पूर्ण बहुमत के साथ, झारखंड के लिए अब टारगेट है। लेकिन दूसरी तरफ किसके मुद्दे किस पर भारी पड़ेंगे? क्या जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन जेल में रहे, वो एक भावनात्मक एक फैक्टर, एक सिंपैथी का फैक्टर जो है वो इन चुनाव में क्रिएट हो सकता है और इसका असर भी कर सकता है इन चुनाव में? सबसे पहले तो संजय जी ने जो झारखंड में जो प्रशासनिक मसले हैं वो एकदम सही होना, संजय जी से सहमत हुए इस बात को लेकर। और कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस बात को लेकर रोष है। झारखंड में प्रशासनिक मसले को लेकर, झारखंड में खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर, ठीक है, जितनी आवाज विपक्ष पिछले 5 साल में उठाता रहा है उसको लेकर विशेष चर्चा हुई है। हमने भी लगातार चर्चा की है। और कहीं ना कहीं जब हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं तो इस बात की चर्चा है कि भाई झारखंड की संपत्ति को अवैध तरीके से लूटने का काम अगर किया जा रहा है तो इस सरकार में भी वो करने में पीछे नहीं रही है ये सरकार। दूसरी चीज, जो रोहिंग्या मुसलमान के मुद्दे पर दिनेश जी ने बात कही, जो भी कुछ हद तक जायज है, लेकिन मेरा एक सवाल था कि रोहिंग्या मुसलमान का पहचान कैसे हो, इस बात के लिए कोई पैरामीटर सेट करने की बात तो बहुत दिनों से चल रही है। लेकिन झारखंड में अभी कुछ भी पैरामीटर सेट नहीं हो पाए हैं। झारखंड सरकार की यही दलील रहती है ना, खासकर इस समय की सरकार है झारखंड में, ये रोहिंग्या मुसलमान है तो इसकी पहचान कैसे, खासकर ये बांग्लादेशी मुसलमान है, ये घुसपैठिए हैं, इनकी पहचान कैसे है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि इन लोगों का यहाँ का आधार कार्ड, वोटर कार्ड इस सरकार को बनाने का काम किया। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन उसकी वजह से पूरा चुनाव इफेक्टेड हो जाए, वो एक गलत इशू है जिसको लेकर मैं अपनी बात कह रहा था। आपने जो सवाल पूछा कि ये आप जरा आपका सवाल रिपीट करेंगे शीतल प्लीज? मैंने ये सवाल किया था कि एक तरफ से बीजेपी पूरे जोर शोर से झारखंड के अंदर डटी हुई है और दो बड़े चेहरे हैं, सीएम के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान। दो ऐसे बड़े चेहरे हैं, लोकप्रिय चेहरे हैं जो दम रखते हैं राजनीति के अंदर। दूसरी तरफ जेएमएम है, क्या एक भावनात्मक फैक्टर इन चुनाव में काम करेगा? हाँ, मैं आपके सवाल करता हूँ। बीजेपी के पास सिर्फ दो बड़े चेहरे नहीं है, बीजेपी के पास इस राज्य से 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं जो मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं, 2 ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री जो इस समय झारखंड के अंदर हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, 2 ऐसे मुख्यमंत्री पूर्व जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो आजकल भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक ऐसा मुख्यमंत्री जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से गया हुआ मुख्यमंत्री है। इसके अलावा एक ऐसा मुख्यमंत्री जो एकमात्र झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री के तौर पर मधुपुरम जाने जाते हैं, वो भी आज बीजेपी में शामिल है। तो स्टार प्रचारकों की बात अगर हम कर रहे हैं तो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कमी नहीं है। वहीं अगर आप दूसरी पाले में देख लीजिए तो कल्पना सोरेन नई स्टार प्रचारक और हेमंत सोरेन, इसके अलावा कोई दूसरा स्टार प्रचारक इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आता। ये सत्य है कि अलग अलग समय पे 1-2 राहुल गांधी की सभाएं, 1-2 प्रियंका गांधी की सभाएं और 1-2 तेजस्वी यादव की सभाएं होने के चांसेस बताए जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई डेट या तारीख अभी तक निर्धारित नहीं है। और ये भी तय नहीं है कि राहुल गांधी चुनाव में सभा करेंगे या नहीं करेंगे, प्रियंका करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये चुनाव कल्पना और हेमंत वर्सेस बीजेपी है। ठीक है, अगर स्टार प्रचारकों की बात अगर हम करें तो आपने भावनात्मक जुड़ाव की बात की, हेमंत सोरेन का जेल जाना आदिवासी समाज के लिए वास्तव में भावनात्मक रहा है, जो हमें ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। और जो विशेष मुद्दा जो मैं आपके सामने उठाना चाह रहा था, देखिए ये विधानसभा चुनाव है, ये
इसमें कुछ जाति फैक्टर भी काम करता है। बिल्कुल। जब आप जातिगत समीकरण की चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि कुल मिलाकर 28 से 29% जो आदिवासी समाज का वोट बैंक है वो एक तरफ, उसके अलावा कुल 16 से 17% जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जनगणना होगी तो ये बढ़कर आगे चला जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं कि 17 से 18% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, उस वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक जो ये मानकर चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उन पर इसका पूरा पकड़ है। अगर ये पकड़ वास्तव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की रहती है तो ये चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है इसकी। ठीक है, ओके दिनेश जी, आपसे जवाब चाहूंगा। जिस तरह से नवीन जी ने कहा कि बीजेपी ने कोशिश की है आदिवासी समुदाय को अपनी तरफ खींचने की, और एक बड़े चेहरे के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, एक बहुत बड़ा यहाँ पर पंच बीजेपी की तरफ से खेला गया है। क्या ये काम कर पाएगा, या फिर जो अभी नवीन ने कहा कि जिस तरह से अभी जो भावनात्मक एक जो कनेक्शन है वो आदिवासी वोटर्स के बीच में है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में रहे, उसके बाद जाहिर सी बात है जब जेल से बेल पर बाहर आए तो एक पॉजिटिविटी जो है वो बाहर निकल कर आई। क्या ये दोनों चीजें रिलेट कर रही हैं, या बिल्कुल भारी पड़ सकती हैं जेएमएम यहाँ पर आदिवासी वोटर्स के लुभाने के बाद? देखिए शीतल जी, नवीन जी ने बहुत बेहतर तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया। ग्राउंड की बेहतरीन रिपोर्ट इससे बढ़िया मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं हो सकती है, तो उससे काफी सारी जानकारी मिल गई। दूसरा देखिए, अब जैसे मैं चीज बताऊंगा, जैसे कि आदिवासी है तो 26.2% जो पॉपुलेशन है आदिवासियों की, और एक तरह से मतलब ये देखा जाएगा कि जैसे कि अगर कोई भी जैसे कि पार्टी है तो वो आदिवासी हितों को लेकर नहीं चलेगी तो आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकती। और दूसरा देखिए, जैसे अगर मान के चले पिछली बार के चुनाव को अगर लेकर चले तो सिर्फ देखिए 3 सीटों का फर्क था, मतलब 24 सीट जो थी भाजपा की थी और 27 सीट जो है जेएम के थी, और जेएम ने सरकार बाद में बना रखी थी, इनके साथ कांग्रेस और अन्य दल थे। कांग्रेस की 18 सीट थी मेरे ख्याल से, तो इनको लेकर के चले। दूसरा देखिए, जैसे कि अगर आदिवासियों की बातचीत करें तो उसमें 3 बड़े जो सरनेम है वो बहुत अहम रोल प्ले करेंगे, सोरेन, मुंडा और तीसरा आपका क्या नाम ये हो गया, क्या नाम है, सोरेन, मुंडा और आपका क्या नाम है ये बाबूलाल मरांडी की बात तो नहीं कर रहे आप? हाँ मरांडी। तो ये 3 नाम जो है मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। दूसरा सीता सोरेन जो है उनका बीजेपी के अंदर चुनाव लड़ना वो एक तरह से अहम रोल प्ले करेगा। उसके अलावा जैसे चंपई सोरेन जो है, तो चंपई सोरेन देखिए उनका जैसे जिस तरीके से पार्टी से निकलने का काम हुआ, क्योंकि एक तरह से वो निकलना, जैसे कि जिस टाइम जेल में थे तो उनको एक तरह से मतलब उनकी सत्ता संभालने का काम किया और बेहतरीन तरीके से सरकार चला रहे थे। बाद में उनके मेरे ख्याल जिस दिन जैसे कि वो हटे, जैसे मतलब उनको इस्तीफा देने के लिए बोला गया, तो उस दिन उनके कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे। तो मेरे ख्याल से है कि मुझे लगता है कि जैसे अगर उनको देखिए इस्तीफा दिलवाना भी था तो प्रेम शाहराम से उनको बोलते हैं कि आपको 4 दिन बाद मतलब जो है अपना छोड़ना है इसको, और अपने स्वतः जब खुद ही अगर अनाउंस करते हैं तो बेहतर रहता है। वो कहीं ना कहीं चीजें अगर जैसे जी, तो मतलब उसमें जैसे कहीं ना कहीं अगर जैसे कि अगर हेमंत सोरेन जो है उनको अगर कहीं ना कहीं अगर मिलेगा सिंपैथी का, तो उस तरीके से उसके अनुपात में जो चंपई सोरेन उनको भी कहीं ना कहीं सिंपैथी का वोट जरूर मिलेगा। ये दोनों क्लैश कहने के करेंगे। एक सिर्फ फैक्टर ये जरूर हो सकता है कि जैसे कि मतलब जैसे इनके जो फादर जो थे, गुरुजी जो थे, हेमंत सोरेन के फादर जो थे, तो उनके पिताजी के नाम पे जो वोट मिलेंगे वो एक तरह से इनके लिए काम कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर देखें तो बहुत भारी रस्साकसी होने वाली है, और चुनाव जो एक तरह से मान के चले कि एक तरह से तलवार की नोक पे चलने वाले, बहुत इतना ईजी चुनाव नहीं होगा। ठीक है, ओके। आखिरी कमेंट संजय जी, मेरे पास थोड़ा समय कम है, आप समेटिएगा इस डिबेट को। देखिए, जो सिंपैथी की बात हो रही है तो चंपई सोरेन का सिंपैथी सिर्फ उनके अपने सीट पे या आसपास के 1-2 सीटों पे ही काम करेगा, और हेमंत सोरेन की सिंपैथी ना पूरे झारखंड लेवल पे काम करेगा। जितना आदिवासी बेल्ट है तो पूरे आदिवासी बेल्ट पे काम करेगा। तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि इन्होंने, नवीन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये अपना हेमंत सोरेन और वर्सेस बीजेपी हो रहा है, कोई बड़ा चेहरा बड़ा नाम इंडी गठबंधन के पास है नहीं। तेजस्वी अपने ही क्षेत्र में जो 6 सीटों पे लड़ रहे हैं उसी चुनाव में लगे रहेंगे। राहुल गांधी अपने ही कांग्रेस के उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्र में लगे रहेंगे। पैन झारखंड वो भी कंपेन नहीं करने वाले और ना ही तेजस्वी करने वाले हैं। तो मिला जुला के अगर सरकार जेएमएम की बननी है तो आप ये मान के चले कि हेमंत सोरेन के दम पे ही बनेगी। रहा सवाल हेमंत सोरेन के दम पे बनने का, तो मिक्स रिएक्शन है। आप अगर देखेंगे तो उनके जेल से आने के बाद कई लोग उनको इस नजरिए से देखते हैं कि अरे यार जेल से चला गया ये आदमी, तो ये आदमी गलत है। कई लोग सिंपैथी रखते हैं कि गलत हुआ इनके साथ। तो अब देखना पड़ेगा चुनाव परिणाम में कि वो वोट किस तरफ कन्वर्ट कर पाता है, सिंपैथी की तरफ या चिढ़ की तरफ। ठीक है नवीन, आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं, क्या वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं झारखंड के चुनाव? देखिए, आज तक के इतिहास में
जो परिस्थितियां इस चुनाव में देखने को मिल रही हैं, सबसे दिलचस्प चुनाव इस बार का झारखंड का चुनाव आपको देखने को मिलेगा। कारण इसके पीछे ये है कि हेमंत सोरेन के पास में एक अपने अलग मुद्दे हैं और बीजेपी के पास अपने अलग मुद्दे हैं। हेमंत सोरेन के पास के साथ में एक जो प्लस चीज पॉइंट है, जैसे दिनेश जी ने कहा कि वो भावनात्मक मुद्दा उनके साथ जुड़ा हुआ है और उसका परोक्ष या पर्याप्त रूप से उनको लाभ इस बात का मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो चुनाव के हम झारखंड के चुनाव की बात करते हैं सीटन, तो उसमें कोल्हान डिवीजन जो 14 सीटों का एक बेल्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट माना जाता है, जिसमें जमशेदपुर, सरायकेला, जिससे चंपारण सोरेन खुद आते हैं। कोल्हान डिवीजन के बारे में एक विशेष बात कही जाती है कि पिछले 4 चुनावों में जिस पार्टी ने कोल्हान डिवीजन पर जीत हासिल कर ली 14 में से अधिक सीटों पर, उस पार्टी की सरकार झारखंड में बनती हुई नजर आती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना पूरा दम लगा दिया है कोल्हान डिवीजन में। ठीक है। कोल्हान डिवीजन में कम से कम 150 रैलियां और तकरीबन 150 सभाएं बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई हैं। अब देखना होगा कि चुनाव तो दिलचस्प होगा ही, इसका परिणाम कोल्हान पर और झारखंड पर कितना देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय निकाला हमारे लिए, खास तौर पर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जो इस वक्त रस्साकशी चल रही है, इस रस्साकशी का परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। लेकिन यह परिणाम किसके हित में जाएगा? कौन झारखंड का नया सिकंदर होगा? क्या सरकार रिपीट होगी या फिर ट्रेंड उसी तरह से चलेगा, सरकार बदलेगी और नई सरकार सत्ता में आएगी? यह देखना बेहद दिलचस्प है। और हमारे सहयोगी ने कहा कि इस बार के चुनाव झारखंड में इतिहास के सबसे दिलचस्प चुनाव में होने वाले हैं। और ये दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि मुद्दों को लेकर एक तरफ हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता बीजेपी पार्टी, देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ते हुए नजर आएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ललकार में कल फिर एक नए विषय और नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।